अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बच्चों ऑटम 21 का IS 8 से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रिपेयर द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम जेडल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 इन अकॉर्डेंस विद IFRS। करेक्शन ऑफ एरर नोट बनाना है और रिटेन अर्निंग कॉलम बनाना है इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। IS 8 का क्वेश्चन बड़ा आराम से हो सकता है। कोई भी नोट हो, कोई भी कुछ हो, सबसे पहले आपको बेस वर्किंग करना होगी। बेस वर्किंग क्या है? आपको करेक्शन करनी होगी अगर एरर है, या फिर आपको जर्नल एंट्रीज बनानी होगी अगर अकाउंटिंग पॉलिसी की चेंज है। जो सी भी चीज़ हो, यू हैव टू वर्क इट आउट फर्स्ट द रेक्टिफाइंग एंट्रीज जो कि एक्चुअल में होनी चाहिए। रिटेन अर्निंग कॉलम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ऑफ जाहिद लिमिटेड इज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 इज एज फॉलोज। बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 18। हमें काम कब करना है? नोट हमने बनाने 31 दिसंबर 20 में बैठ के। इसका मतलब है 20, 19 और उससे पिछला साल 18, और 18 के अंदर 18 या 18 से पहले की एडजस्टमेंट हम इकट्ठी करेंगे। और अगर कोई 19 की एडजस्टमेंट होगी लास्ट ईयर की, वो लास्ट ईयर के प्रॉफिट में होगी, और अगर करंट ईयर की होगी तो वो करंट ईयर के प्रॉफिट्स में होगी एडजस्टमेंट। ऑन 1 जनवरी 18 Z has acquired a building at a cost of 200 million and rented it out on the same day for 3 years. On 31 दिसंबर 20 the tenant vacated। आज 31 दिसंबर 20 में बैठे हुए tenant ने vacated कर दी और building and Z has decided to transfer it to head office to such building। और अपना हेड ऑफिस उसने कहा कि वहाँ पर भेज देते हैं। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठा हुआ था, उसने कहा कि यार ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी, इसको मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट करता हूँ। हो सकता है नया ज्वाइन किया उसने। Finance manager was considering to reporting implication of changes in use of building. He came to know that building has erroneously been reported as property plant equipment since inception. शुरू से ही क्या हो रहा है, ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के तौर पर यूज़ हो रही है। अब अगर एक बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो और वो कहे कि यार ट्रांसफ़र हो गई, एक आम बंदा होता तो वो कहता ठीक है यार खैर है, जाने दो, आप हमने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट भी लेके जानी है। लेकिन अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बंदा है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करे, IS 8 के मुताबिक उसको पास्ट ईयर एरर्स को क्या करे, करेक्ट करे। एंड वाज बीइंग डेप्रिशिएटेड ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर 20 ईयर्स, और 20 साल के ऊपर वो डेप्रिशिएट भी होती रही। हालांकि अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती और कॉस्ट मॉडल पे होती थी फिर तो मसला ही कोई नहीं था। फिर तो जस्ट प्रेजेंटेशन का थोड़ा सा मसला होना था, मटेरियल बहुत ज़्यादा एरर नहीं होना था। अकाउंटिंग के पर्सपेक्टिव में सिर्फ प्रेजेंटेशन का इशू था कि वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की बजाय इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी प्रेजेंट होनी चाहिए थी, और कोई अकाउंटिंग में फ़र्क नहीं आना था। लेकिन अगर फेयर वैल्यू मॉडल अकाउंटिंग पॉलिसी है कंपनी की तो फिर बहुत बड़ा मसला है। The fair value of building has increased by 10% in each year since acquisition. ZL follow cost model for property plant equipment and fair value model for investment property. तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ गई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में एरर आ गया, किसी भी जगह पर एरर आ सकता है, किसी भी स्टैंडर्ड के मुताबिक एरर आ सकता है। IS 20 में एरर आ सकता है, IS 36 के मुताबिक एरर आ सकता है कि आपने इम्पेयरमेंट करनी थी, नहीं की है, होनी चाहिए थी, नहीं टेस्ट सही लगाया, आपने कोई ऐसा काम कर दिया कि आपकी एक्सेल शीट के अंदर कोई गलती हो गई है और आपने एसेट रीवैल्यू करना था, आपका एसेट रीवैल्यू होकर 200 की बजाय 300 का होना था, आपने गलती से उसको 400 लिख दिया, टाइपिंग एरर हो गई है। सो व्हाट्सो एवर इट इज़, जो सा भी एरर है उसको जिस साल के अंदर ठीक होना चाहिए उस साल में क्या करो, ठीक करो। सबसे पहले वर्किंग करेंगे, रेक्टिफाइंग एंट्रीज पास करेंगे। एक तो एंट्री पास कर होनी चाहिए कि ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में से निकालो और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में लेकर जाओ। तो हमारी एक एंट्री पहली हो जाएगी, जो एंट्री हो चुकी हुई है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट होनी चाहिए थी, कर दो। ये वाली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्रेडिट, एक तो ये वाली एंट्री होनी चाहिए, रेक्टिफाइंग एंट्री सबसे पहली एंट्री। अच्छा कर दिया। क्या डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं? जी। क्या डेप्रिसिएशन की रिवर्सल करनी है? जी। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहे आज तक। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, रिवर्स बैक करना है ना। लाइफ उसकी 20 साल यूज़ हुई है,
एसेट 200 मिलियन का था, हमने ख़रीदा 1 जनवरी को, पूरे साल की डेप्रिसिएशन 10 मिलियन हो जाएगी, 200 तकसीम 20, तो 10 मिलियन की रेक्टिफाइंग एंट्री मैं ये वाली एंट्री 18 में भी करूँगा, यही एंट्री 19 में भी करूँगा, यही एंट्री 20 में भी करूँगा। तीनों सालों में ये वाली एंट्री रिवर्स होगी। ये कर दीजिए, हमने बना दी। नेक्स्ट अगली चीज़, क्या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वर्किंग होनी चाहिए? जी वर्किंग होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वर्किंग हम करेंगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 1 जनवरी को हुआ होता तो 200 का होता, हर साल 10% इजाफा होना है, तो 10% का इजाफा 200 ज़रब 1.1 220, मेरा फेयर वैल्यू गेन 20 का आना था। उससे आगे 220 इंटू 1.1 242, मेरा फेयर वैल्यू गेन 22 का आना था। उससे अगले साल 242 ज़रब 1.1 मेरा 266 वैल्यू होनी थी, मेरा फेयर वैल्यू गेन 24 का आना था। इसका एक शॉर्टकट वे आउट है कि भाई पहले साल का निकाल लो, अब उसको ही क्या करो 10% बढ़ा दो। सर कैसे? कर कर दिखाएं। पहले साल में 20 का इंक्रीज़, ये आप कैलकुलेट कर लें। अगले साल में 20 को 1.1 से मल्टीप्लाई कर दो, 22 आ जाएगा। उससे अगले साल 22 को 1.1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 24/2 हो जाएगा, रफली 24। मैंने यहाँ पर भी अगर मैं 242 को 1.1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो एग्जैक्ट 266 नहीं आया होगा, 242 इंटू 1.1 मैंने राउंड ऑफ किया, 24/2 बनता है, मैंने 24 लिख दिया राउंड ऑफ। तो ये राउंडिंग ऑफ के साथ 24, 22 और 20 ये इंक्रीज़ होना है। फेयर वैल्यू गेन, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट, ये हर साल होनी है एंट्री, एक में 20 की, दूसरे में 22 की, तीसरे में 24 की। तो ये वाली एंट्री हर साल करेंगे हम। अब आपने एंट्रीज बना ली, नाउ यू आर सेटिस्फाइड कि ये वाली एंट्रीज होंगी। अब आपने क्या करना है? अब आपने करना है नोट बनाना है। नोट का काम का है हमें, नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। आप पहले लिखेंगे कि क्या कहानी क्या हुई है, एरर क्या हुआ। आप ड्यूरिंग द ईयर आप इट वाज आइडेंटिफाइड दैट द बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रॉन्गली क्या हो गई है, कैपिटलाइज हो गया है। क्वेश्चन से देख के जो हुआ, कब हो गई 2018 के स्टार्ट में। एरर हैज़ बीन करेक्टेड रीट्रोस्पेक्टिवली, द इफेक्ट ऑन द लाइन आइटम इज एज फॉलोज, क्योंकि इसका लाइन आइटम्स के ऊपर क्या देना होता है, इम्पैक्ट देना होता है। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है और स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम है। स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम में फॉर द ईयर का इफेक्ट जाता है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्यूमुलेटिव इफेक्ट जाता है। 2018 और तीसरा काम आपने करना है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर इम्पैक्ट देना है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के अंदर सबसे पहले इम्पैक्ट दे देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की बात नहीं की गई है, प्रॉफिट एंड लॉस का इम्पैक्ट बाद में देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस भी पूरे एक्सट्रैक्ट्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है फिलहाल। बैलेंस 31 दिसंबर 18 का आप एज इट इज़ लिख देंगे जो हमें गिवन किया है 351। फाइनल कैश डिविडेंड एज इट इज़ लिख देंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन फाइनल कैश डिविडेंड बाद में आना है, इससे पहले इफेक्ट आना है। तरतीब थोड़ी थोड़ी सी हम ये रखेंगे। जो प्रॉफिट है ये लहदा से साइड पे करके वर्किंग में लिखेंगे 68 एंड 82। कैसे सर? ऐसे 351 मैं सबसे पहले लिखूंगा, फिर 1-2 लाइंस की स्पेस खाली करूंगा, ठीक, इफेक्ट ऑफ पास्ट ईयर एरर लिखने के लिए। फिर जो उसने डिविडेंड का है वो मैं लिख दूंगा। जो टोटल कम्प्रीहेंसिव इनकम लिखनी है आपने 68 दिया हुआ है, ये लिख दूंगा। टोटल कम्प्रीहेंसिव इनकम 2020 की लिखनी है 82 दिया हुआ है, लिख दूंगा। और कुछ नहीं लिखना। मीन्स अभी तक मैंने ये वाली एंट्रीज पास की हैं जो हाईलाइट कर दी हैं। अब मैं आऊँगा रेक्टिफाइंग की तरफ। मैं कहूँगा यार 2019 और 2020 ये मेरा करंट ईयर है, ये लास्ट ईयर है। ये लास्ट ईयर का ओपनिंग है या सेकंड लास्ट ईयर है। तो लास्ट ईयर के ओपनिंग में एडजस्टमेंट 2018 की होगी। देखो जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड एंट्रीज हैं वो उठाओ और रिटेन्ड अर्निंग को इफेक्ट कर दो। रिटेन्ड अर्निंग की नेचर क्रेडिट, और क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होता है। प्रॉफिट एंड लॉस ने अल्टीमेटली रिटेन्ड अर्निंग में पहुंचना है।
तो आप क्या करेंगे, आपकी जो सी एंट्रीज प्रॉफिट एंड लॉस की है वो हम मज़ीद क्या कर देते हैं, थोड़ा सा एक डिफरेंट हाईलाइटर से हाईलाइट कर लेते हैं। अच्छा जी, फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट हो रहा है और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस भी क्रेडिट हो रहा है। बाकी बैलेंस शीट की आइटम्स, बाकी क्या है, बैलेंस शीट की आइटम्स है, प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम्स का इम्पैक्ट क्या है। क्रेडिट हो रहा है जी फेयर वैल्यू गेन 20 का और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 10 का क्रेडिट हो रहा है। और क्रेडिट में क्रेडिट क्या होता है, ऐड होता है। ये इम्पैक्ट आप 2018 में देंगे और लिखेंगे इफेक्ट ऑन प्रायर ईयर्स एरर 10 जमा 20, ये हमने कर दिया, टोटल 30 का इम्पैक्ट आया। मेरा 2018 का ओपनिंग 381 होना चाहिए था इंस्टेड ऑफ 351। मैंने इसको सही किया और उसके साथ मैंने लिख देना है रीस्टेटेड, या मेरा ओपनिंग सही हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैंने टोटल कम्प्रीहेंसिव इनकम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखा हुआ है 68 का, 2019 की एंट्रीज 2019 में लेकर जाऊँगा। 2019 में भी क्या हो रहा है, मेरा डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है और मेरा फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट हो रहा है 10 जमा 22 32 के साथ, 10 जमा 22 32 के साथ। ये मेरा टोटल हो के 68 + 10 + 22 100 हो गया टोटल। और अब मैं क्लोजिंग मालूम कर सकता हूँ। उसके बाद मैं 20 के ऊपर आऊँगा। इसके अंदर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है, फेयर वैल्यू गेन भी क्रेडिट हो रहा है। क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होता है, प्रॉफिट की नेचर क्रेडिट, रिटेन अर्निंग की नेचर क्रेडिट। 10 जमा 24 ये टोटल हो जाएगा 116। मेरा रिटेन अर्निंग वाला पोर्शन बी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ए पार्ट पर आते हैं। अब एरर का नोट बनाना है, एरर इफेक्टिंग सौखी स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम। आपने देखना है कौन कौन से लाइन आइटम्स इफेक्ट कर रहे हैं। अब लाइन आइटम्स के ऊपर कहानी, और लाइन आइटम्स की वजह से क्या मेरा कोई चीज़ इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, क्या मेरी अदर इनकम इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। तो आप एक ही लाइन लिखेंगे, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन, फिर इनकम और एक्सपेंस का ख्याल रखेंगे। एक ही लाइन आइटम्स लिख देंगे आप। ये आसान तरीका है, इंक्रीज़ को प्लस लिख दो और डिक्रीज़ को माइनस लिख दो। इन किस किस चीज़ में, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, एक्सपेंस क्रेडिट हो तो कम होता है, तो इसका मतलब है एक्सपेंस में डिक्रीज़ आई है। कौन कौन से साल में लिखना है, एरर की को 3 साल प्रेजेंट करने होते हैं जनरली। तो करंट ईयर में एरर तो वैसे ही ख़त्म हो गया, वाश आउट हो गया, तो उससे पिछले साल और उससे पिछला साल इफेक्ट देना है, 2 सालों का इफेक्ट देना है। तो बेटा 2 सालों का इफेक्ट ऐसे नहीं देना होता, असल में आपको करंट ईयर, लास्ट ईयर और लास्ट ईयर की बिगिनिंग के ऊपर इम्पैक्ट देना होता है एज़ पर स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कौन से वाला, IAS 1 ये में बताता है, IAS 1, IAS 8 नहीं बताता, IAS 1 इसके ऊपर गाइड करता है। और IAS 1 में पैरा 40A और 40B ये काम करते हैं, ठीक है। पॉलिसी हो, एरर हो, ये हमें ये बताता है। इन सर्कमस्टांसेस करंट ईयर, प्रीसीडिंग ईयर और बिगिनिंग ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर। तो प्रॉफिट एंड लॉस में तो बिगिनिंग होता ही नहीं है, तो ये बिगिनिंग किस में होता है, बैलेंस शीट में होता है। लिहाजा जो प्रॉफिट एंड लॉस का काम हम करेंगे ना, प्रॉफिट एंड लॉस, वो करंट ईयर में तो एरर है ही नहीं, ख़त्म हो गया। लास्ट ईयर में एरर है, लास्ट ईयर का बिगिनिंग होता ही नहीं है, लिहाजा यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में उससे पिछला साल नहीं आएगा। बैलेंस शीट के पर्सपेक्टिव में 2020 करंट ईयर, एरर ख़त्म हो चुका, इम्पैक्ट पिछले साल पर ही सिर्फ आएगा, लास्ट ईयर और बिगिनिंग ऑफ लास्ट ईयर। अब जितना भी इम्पैक्ट आना है वो सारे का सारा यहाँ, जितना भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ बिगिनिंग के ऊपर इम्पैक्ट कितना आता है, मीन्स क्यूमुलेटिव 18, 17, 16, 15, 14 सारों का इकट्ठा यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ लास्ट ईयर के ऊपर इम्पैक्ट कितना पड़ेगा। अच्छा जी, ये बात आ गई। अब आपका डेप्रीसिएशन एक्सपेंस सिर्फ 19 का देखना है, 10 के साथ कम हुआ।
फेयर वैल्यू गेन सिर्फ 19 का देखना है, 22 के साथ बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, गेन है, अदर इनकम बढ़ रही है क्रेडिट होने की वजह से, बस ये देखना है आपने। फेयर वैल्यू गेन इंक्रीज होगा, प्लस में लिखोगे, डेबिट एंड क्रेडिट को थोड़ा सा सोच के लिखना है। और ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी तो लिखते हो ना, तो वो दोनों क्रेडिट हो रहे हैं तो 32 के साथ वो प्लस में चला जाएगा, ये आपने देख लेना है। प्लस माइनस का इंक्रीज डिक्रीज का इम्पैक्ट इस तरीके से देखना पड़ेगा। अच्छा, अब आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट देना है, इफेक्ट ऑन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इंक्रीज डिक्रीज इन, इसके अंदर भी वही वाली बात करनी है। अब आपने लाइन आइटम देखनी है, क्या मेरी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर इफेक्ट आ रहा है? यस आ रहा है। पहले एक ही चीज़ पकड़ो और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का सबसे पुरानी चीज़ 18 का काम करो। 10 के साथ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बढ़ रहा है, 200 के साथ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कम हो रहा है। नेट इम्पैक्ट क्या आया? 190 के साथ मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या हो गया? कम हो गया। 190 के साथ मेरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कम हो गया। 10 माइनस 20, इसकी नेचर क्या है? डेबिट। ठीक है, अब क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट देखना है बेटा, इसमें क्या करना है? क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखना है। 18 के अंदर सॉरी इम्पैक्ट 190 का आया, 18 का इम्पैक्ट लोगे, ये 18 का इम्पैक्ट 19 में भी आएगा, कंटिन्यू होगा। क्यूमुलेटिव इफेक्ट देना है, 18 का इम्पैक्ट लिया, 19 के ऊपर इम्पैक्ट लिया, बस 2 साल अब देंगे, करंट ईयर नहीं। पॉलिसी होती तो करंट ईयर भी आना था, ये फ़र्क है एरर और पॉलिसी में। लास्ट ईयर का इम्पैक्ट दे दिया 18 का, 19 के ऊपर देखोगे 19 में क्या हुआ? 19 में पीपीई के ऊपर ये डेबिट हुआ और क्रेडिट कुछ नहीं हुआ। डेबिट होने से पीपीई मेरा बढ़ा, मज़ीद 10 के साथ मैं बस लिखूँगा। क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट देना है, 10 जमा 20, 10 माइनस 200 जमा 10 मीन्स 180 के साथ मेरा कम हो गया क्यूमुलेटिवली। एक चीज़ साइड पे की, अगली चीज़ पकड़ोगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पकड़ी आपने। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 18 में डेबिट हो रही है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 18 में डेबिट हो रही है, 220 के साथ डेबिट होगी, बढ़ गई, तो 220 के साथ आप क्या करोगे? 18 की बढ़ा दोगे, 220 के साथ बढ़ा दिया, इंक्रीज आई, डेबिट नेचर पे। सेम यही इम्पैक्ट 2019 पर भी लोगे, और 2019 के अंदर मज़ीद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के इम्पैक्ट मज़ीद डेबिट हुआ है, तो डेबिट में डेबिट मज़ीद ऐड कर दोगे, मेरा इम्पैक्ट क्यूमुलेटिव 242 के साथ ये बढ़ रहा होगा। अब अगला काम, क्या रिटेन अर्निंग के ऊपर इम्पैक्ट आएगा? यस आएगा। रिटेन अर्निंग के ऊपर इम्पैक्ट क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट आना है। रिटेन अर्निंग का काम 2 तरीक़ों से हो सकता है। एक तरीका है एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी, ये वाला अकाउंटिंग क्वेश्चन का, और दूसरा तरीका कह रहा है जनरल एंट्रीज, बस देखते जाओ। जो प्रॉफिट के ऊपर इम्पैक्ट है, क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट लेना है किस में? रिटेन अर्निंग में। प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम्स जितनी भी हैं प्लस रिटेन अर्निंग की अपनी आइटम्स, वो नोट के अंदर आ सकती हैं। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है, बढ़ जाएगा। फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट हो रहा है, बढ़ जाएगा। बस ये 2 हैं। 10 जमा 20 18 का इम्पैक्ट, टोटल 30 का इम्पैक्ट। रिटेन अर्निंग का 10 जमा 20 30 का इम्पैक्ट बढ़ रहा है। 2018 वाला इम्पैक्ट 2019 पे भी आएगा, 10 जमा 20 एज इट इज़ कॉपी। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का 10 और 22, ये भी बढ़ रहा है, 10 जमा 22, ये पहला वे आउट। दूसरा वे आउट, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी, अकाउंटिंग इक्वेशन। एसेट्स मेरे डेबिट हुए हैं 10 के साथ, मीन्स एसेट मेरे बड़े हैं 220 के साथ 2018 में, 190 के साथ कम हुए हैं, लायबिलिटी में तो कोई चेंज आई नहीं है, माइनस 190। नेट इम्पैक्ट मेरा 30 के साथ एसेट बढ़े, तो मेरा इक्विटी भी तो 30 के साथ बढ़ेगी ना। ठीक है, ये 2018 की इक्विटी का इम्पैक्ट बढ़ने का आ गया 30 का। अब क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट ही है, टेंशन नहीं लेनी। 242
और 180। अब ऑलरेडी एसेट्स और लायबिलिटीज़ में क्या है, क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट है। तो 2019 में एसेट 242 से बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और 180 से कम होते नज़र आ रहे हैं। तो क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट आपका 62 का आ गया, इक्वल टू 62। तो आप इस तरीके से भी वर्किंग करके निकाल सकते हैं। ये अनदर वे आउट हो गया। अब ये आपने प्रेजेंट कर दिया, कहानी ख़त्म हो गई। ये दो रिक्वायरमेंट है। तीसरी अगर मैं कहूँ कि आपने जनरल एंट्रीज पास करनी है, तो जनरल एंट्रीज करंट ईयर में बैठ के पास होंगी। यू हैव टू पास जनरल एंट्रीज इन करंट ईयर। स्टैंडिंग इन करंट ईयर यू हैव टू पास एंट्रीज फॉर द प्रीवियस ईयर्स। तो फिर आप 2018 से रिलेटेड एंट्री 1 जनवरी 20 को पास कर सकते हैं, 31 दिसंबर 20 को पास कर सकते हैं, जब मर्जी पास कर। करंट ईयर में पास करनी है आपने। अब 2018 से रिलेटेड एंट्री, 2018 से रिलेटेड एंट्री, बैलेंस शीट आइटम्स एट इज इट, बैलेंस शीट आइटम्स एज इट इज, पीपीई 200, पीपी डेबिट भी कर दो, क्रेडिट भी कर दो, कोई टेंशन नहीं। पीपीई डेबिट 10 के साथ, पीपीई क्रेडिट 200 के साथ। तरतीब से ले आओ यार, तरतीब से एंट्री कर दो, ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा आसानी से हो जाएगी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट हो रही है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की जगह पर रिटेन्ड अर्निंग लिखना है, ठीक। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 20 जमा 200, 220 के साथ बढ़ रही है, देख लो। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 220 के साथ बढ़ रही है। पीपीई नेट 190 के साथ कम हो रही है, नेट करके 190 के साथ कम हो रही है, क्रेडिट कर दोगे। बैलेंस अमाउंट जो होगी वो रिटेन्ड अर्निंग में आ जाएगी। ये आपका डेबिट आ गया, ये आपका क्रेडिट आ गया। आपकी एंट्री यूँ होगी, आगे पीछे कर दिया मैंने डेबिट क्रेडिट, कोई मसला नहीं। एंट्री तो सही हुई है ना। अच्छा, उसके बाद 31 दिसंबर 20 को ही 2019 से रिलेटेड काम, सेम वही वाला काम करेंगे। एंट्री देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस वाली चीज़ें रिटेन्ड अर्निंग में जाएंगी। पीपीई डेबिट 10 के साथ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट 22 के साथ, बाकी का बैलेंस रिटेन्ड अर्निंग में। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पीपीई 10, 22 रिटेन्ड अर्निंग 32 के साथ। 2020 से रिलेटेड एंट्री कोई चेंज नहीं करनी, एज इट इज़ उठा के लिख देंगे। करंट ईयर की एंट्री सही जब कर रहे हैं तो करंट ईयर में ही सही कर देंगे, एज इट इज़ आ जाए। As it is, no change. Hope you got the point.